प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। यूपी बोर्ड 2024 अब की बार बोर्ड पर बार इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप सभी लोग जबरदस्त तरीके से अपनी स्टडी करेंगे। गृह विज्ञान की जो बालिकाएं हैं या जो छात्र हैं जो कि 10th में और गृह विज्ञान होम साइंस को लिए हुए हैं, आज का सेशन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, गृह विज्ञान के साथ साथ जो 10th के बच्चे हैं और 12th के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बहुविकल्पी प्रश्नों की ये श्रृंखला। और खास तौर पर देखा जाए तो 10 की बालिकाओं के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है सेशन। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा आप लोग को देखना है और निश्चित तौर पर यहाँ से लाभ सबको मिलने वाला है। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर का डिस्कशन आप लोग के साथ चल रहा है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? देखिए, प्रश्न आप लोग का क्या है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ये हम लोग का प्रश्न है कि 1 किलोग्राम में क्या होते हैं, कितने ग्राम होते हैं। ये देखिए पूछा गया है आपका कि 1 किलोग्राम में जो होता है वो कितना ग्राम होता है। देखिए ये है, कभी कभी ऐसे ही पूछ देगा कि 2 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, 3 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर होता है वो हो जाएगा आप सभी लोगों का 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस एक सीरीज याद रखना होगा। एक सीरीज मैं आप लोग को लिख दे रहा हूँ, उसको लिख लीजिएगा। मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। देखिए सभी मीटर जोड़ देना है आपको, सभी मीटर ले लीजिए, डेका मीटर, ठीक, ये डेसीमीटर, हाँ यहाँ पर जैसे सेंटी है तो सेंटीमीटर, यहाँ मिली है तो मिलीमीटर। ठीक है, सीरीज है ये। आप लोग का छोटा हो गया और ये जो हो गया आपका वो बड़ा हो गया। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ध्यान सुनिए, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अब आपसे कुछ भी पूछे, अगर ये पूछे बड़े से छोटे को पूछेगा तो बस जीरो बढ़ाते जाना है। 1 बढ़ेंगे 1 जीरो बढ़ जाएगा, 2 बढ़ेंगे 2 जीरो बढ़ जाएगा, 3 बढ़ेंगे 3 जीरो बढ़ जाएगा। अब आपसे इस सवाल में पूछा गया था कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, कितना मीटर, या 1 किलोग्राम। देखिए जहाँ जहाँ मीटर लिखा हुआ है ग्राम लिख दीजिए, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। तो ग्राम के जहाँ ग्राम लिख देंगे, मीटर के जहाँ मीटर लिख दीजिए। तो यहाँ पूछा है 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो हम लोग मीटर को ही कुछ समय के लिए ग्राम समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब ग्राम है और यहाँ पर किलोग्राम है तो आप कितनी सीढ़ी को चढ़े, 1 2 और 3। तो यहाँ पर हो जाएगा आप सभी लोगों का 1 2 3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपसे मान लीजिए ये पूछ दिया था कि 1 मीटर में, यानी 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा। तो देखिए यहाँ पर है मीटर आपका, ये बड़ा है, सेंटीमीटर क्या है, छोटा है। तो 1 चले और 2 चले, कितने स्टेप चले, 2 चले। तो यहाँ पर देखिए 1 लिख के कितना शून्य, 2 शून्य लग जाएगा, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अब इसी का अगर उल्टा आपसे पूछ दिया जाए कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, तो जस्ट जो ये यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है वही चला जाएगा 1 के बटे में, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। सवाल में जब और मॉडल पेपर देखेंगे और में, तो यहाँ पर लिखा गया 2 किलोग्राम में कितना ग्राम है आपका, 3 किलोमीटर में कितना मीटर है, 5 किलोमीटर में कितना मीटर है, तो भैया 5000 हो जाएगा, सीधा सीधा 4000 हो जाएगा, 4 किलोमीटर वाले में 4000 हो जाएगा, 4000 मीटर हो जाएगा। मुख्य रूप से देखिए सेंटीमीटर का मीटर के साथ, ठीक है ना, और किलोग्राम का ग्राम या तो किलोग्राम का मीटर के साथ, ये ज़्यादा पूछता है आप लोगों से। तो ये याद रखिएगा, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, आपका ये समस्या सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं अन्य प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या है, आवश्यकता अनुसार, प्रश्न को नोट डाउन करते चलिएगा। आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान क्या होता है? प्रश्न को ध्यान सुनिए। आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, नियमित रहता है या अप्रभावित रहता है? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ क्या होता है, जब जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान जो होता है वो घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, जब ग्रहण करते हैं तो उस समय क्या होता है, जल का तापमान, जब जल ग्रहण करते हैं तो उस समय शरीर का तापमान क्या होता है, घट जाता है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। कौन सी
सामग्री सिलाई किट में नहीं रखी जाती है, यानी कौन सी सामग्री सिलाई किट में उसको हम लोग नहीं रख सकते, कौन सी ऐसी सामग्री है। अगर सिलाई बुनाई कोई कर रहा है तो उसमें कौन सी सामग्री जिसको हम लोग सिलाई किट जो बनाया जाता है, जो छोटा थैला बनाया तो उसमें रख नहीं सकते। पहला चीज़ धागा, सुई, इंची टेप, सिलाई मशीन। तो देख के ही प्रश्न लग रहा है भैया सिलाई मशीन कोई हाथ वाला पैर वाला लग रहा है, इतना बड़ा मशीन कौन रखे जाएगा, इतना बड़ा मशीन है तो उसको कौन सिलाई किट में रखेगा बताइए। तो वो आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा जो होगा आंसर वो सिलाई मशीन, वो राइट आंसर हो जाएगा। जब किसके अलावा जो है धागा, सुई और इंची टेप जो है उस सामग्रियों को हम लोग किट में रख सकते हैं। ठीक है, चौथा देखिए पॉइंट क्या है यहाँ पर, भोजन पकाने की विधि जिसमें समय की बचत होती है वो कौन है। सीधा सीधा देखिए यहाँ पर अभी मैं ऑप्शन बताऊंगा, आप लोग तुरंत बहुविकल्पी में उत्तर जाके तुरंत बताइए, तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए। उबालना, तलना, भूनना, प्रेशर कुकर में पकाना। ठीक है, तो तुरंत आप लोग को उत्तर मिल गया उसका, प्रेशर कुकर में पकाना। भाई जाहिर सी बात है सीधा सीधा वही हो जाएगा। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या होता है। देखिए पारिवारिक बजट यदि आप बना रहे हैं तो पारिवारिक बजट बनाने का क्या उद्देश्य होता है। मैं यहाँ पर ऑप्शन आप लोग को दे रहा हूँ, बचत करना। भाई बचत करने का उससे एक रास्ता मिलता है, और व्यय पर नियंत्रण होता है, यानी हम कहाँ कितना अमाउंट खर्च कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, उस पर एक नियंत्रण बनता है कि नहीं भैया यहाँ पर हम कर रहे हैं तो कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है, आय का ज्ञान होगा कि भैया आ कितना रहा है, कहा कि जितना चादर है उतना ही पैर पसारना चाहिए, तो जितना आ रहा है कहीं ऐसा तो नहीं आ कम रहा है जा ज़्यादा रहा है। तो यहाँ पर देखिए वही बात है कि आय का ज्ञान और ये सभी, तो पारिवारिक बजट बनाने का जो उद्देश्य होता है ये सभी का सभी जो होगा आपका राइट हो जाएगा, यानी कि बचत करना, व्यय पर नियंत्रण और आय का ज्ञान, ये सभी का सभी बात जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर धूल भरी आंधी आ जाने के उपरांत की जाने वाली सफाई को हम लोग क्या कहते हैं। दैनिक सफाई, वार्षिक सफाई, अनावश्यक सफाई, आकस्मिक सफाई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आकस्मिक सफाई जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखा जा सकता है, पानी में थोड़ी चीनी डालकर, पानी में थोड़ा नमक डालकर, फूलदान को धूप में रखकर, फूलदान को बंद कमरे में रखकर। देखिए फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखना है अगर, तो पानी में क्या करिए, पानी में जो है थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, पानी में थोड़ा नमक डाल के रखेंगे आप उसको, तो वो कुछ समय के लिए जो रहता है वो उसकी बढ़ जाता है वो पीरियड। ठीक है, तो वो थोड़ा रख देते हैं जब हम लोग, तो वो क्या होता है ज़्यादा समय तक ताज़ा रहता है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, शारीरिक तापमान मापने के लिए प्रयुक्त होता है। कहीं पर भी आप जाते हैं तो सीधे सीधे तुरंत आप लोग को जो मिलता है इधर लगा देंगे, इसमें लगा देंगे जेब में, तो क्या मिलता है, थर्मामीटर मिलता है। तो थर्मामीटर से क्या होता है, तापमान को, शरीर के तापमान को हम लोग उसमें मेज़र करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर और देखते हैं अन्य प्रश्न को। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न क्या है, बचत का मुख्य प्रयोजन क्या होता है, अथवा बचत की आवश्यकता क्यों होती है। इंसान को देखा जाए तो बचत क्यों ज़रूरी है, या उसको बचत करना क्यों चाहिए। पहला महत्वपूर्ण बात मनोरंजन के लिए, बी जो पॉइंट है कीमती आभूषण खरीदने के लिए, सी जो पॉइंट दिया गया सुख की प्राप्ति के लिए, और डी जो दिया गया भविष्य की आवश्यक व आकस्मिक व्यय के लिए। तो देखिए डिस्कशन सभी अपने जगह पर उपयुक्त ही है, लेकिन सबसे बेस्ट अगर ऑप्शन इसका है देन जो ऑप्शन को आपको चुनना होगा इसमें वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भविष्य के आवश्यक व आकस्मिक व्यय के लिए जो होता है वो बचत का मुख्य रूप से उद्देश्य होता है, या मुख्य रूप से जो बचत का प्रयोजन बनाया जाता है उद्देश्य, ये इसी उद्देश्य से बनाया जाता है। ठीक है, एक दर्जन पेंसिल जो है वो 36 रुपये की है, तो एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा। देखिए एक दर्जन पेंसिल, एक दर्जन जो दिया गया है, एक दर्जन पेंसिल, जो एक दर्जन पेंसिल है वो है कितने की आपकी, 36 रुपये की, 36 रुपये का है। तो कह रहा है कि एक पेंसिल का जो मूल्य होगा वो कितना रुपया होगा, या 5 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, 4 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। जैसे मान लीजिए पूछा एक पेंसिल का ही बताइए, और आपको इसमें अगर पूछ दिया जाता कि 5 पेंसिल का भी बताइए, 5 पेंसिल का भी बताइए क्या होगा। तो चलिए करते हैं इसको हम लोग सवाल को सॉल्व। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए ऐसा सवाल बार बार आता है बोर्ड में। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक दर्जन में पहले क्या होता है बताइए, एक दर्जन में अगर देखा जाए तो 12 पीस कितना होता है। एक दर्जन में कोई चीज़ अगर देखा जाए तो 12 पीस होता है। एक दर्जन किनारे ले चलाइए, ठीक है, एक दर्जन कोई पेंसिल मांगिए, एक दर्जन साबुन मांग लीजिए। ठीक है, तो आपको हमेशा मिलेगा वो 12 पीस। ये पैमाना बनाया गया है, मानक बनाया गया, स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो एक दर्जन पेंसिल 36 रुपये का, इसका मतलब कि 12 पीस जो पेंसिल है, 12 पीस पेंसिल जो है वो है कितने की आपकी बताइए। पेंसिल जो है वो है आपका 36 रुपये का है। कितने का है,
36 रुपये का। तो अब बताइए एक पेंसिल का अगर आप दाम जानना चाहते हैं तो पेंसिल का, तो जाहिर सी बात है कि एक एक नियम से सवाल करिए। चूंकि 12 पेंसिल का दाम 36 रुपये, तो एक पेंसिल का दाम 36/12। जैसे काटेंगे आपके 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, तो 3 रुपया जो होगा आपका आंसर आ जाएगा। यानी सवाल में पहला भाग जो था वो क्या था, एक पेंसिल। तो एक पेंसिल का दाम आ चुका है कितना रुपए, 3 रुपये। एक पेंसिल का दाम कितना आ चुका है, 3 रुपये। अब कितने पेंसिल का दाम चाहिए आपको, 5 पेंसिल का दाम। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा जाएगा कितने पेंसिल का दाम, 5 पेंसिल का अगर पूछा जाता तब क्या होता। तो 5 पेंसिल के लिए हम लोग एक पेंसिल का जान चुके हैं कितना था, 3 रुपये। तो 3 गुणे कितना होगा 5, 3 पाँचे 15 रुपया। तो ये हो गया भैया कि 15 रुपये रहेगा। तो आप जाके 5 पेंसिल लेके चले आएंगे, ठीक है। और इसमें जो कहा गया था आप सभी लोगों का एक पेंसिल का दाम निकालना था, तो 3 रुपया जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हैजा किसके द्वारा फैलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हैजा किसके द्वारा फैलता है, वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा, या इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों, जो अगर बी और सी दोनों, तो देखिए जल और वायु, जल और भोजन, जो हैजा होता है जल के द्वारा भी और भोजन के द्वारा भी, इन दोनों के द्वारा फैलता है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी लोगों का प्रश्न, ठीक है ना। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर डिस्टेंस नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक कौन है, अस्थि निर्माण के लिए देखा जाए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते जाए हम लोग। तो अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक है विटामिन बी, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, लौह। देखिए दोस्तों, अस्थि निर्माण के लिए अगर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है ना। कहा जाता है कि भैया हड्डी को अगर मजबूत रखना है तो कैल्शियम को गमगमा के लेना चाहिए, ठीक है। देखिए इसलिए कहा था कि जब अगर आप 30+ या 35+ में जब पहुंच रहे हैं या 40+ में पहुंच रहे हैं तो एटलीस्ट आपको कम से कम कैल्शियम की एक गोली जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो सभी लोगों के मात्रा में शरीर में पर्याप्त प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाता है चीज़ें। तो कैल्शियम की एक गोली का सलाह दिया जाता है, एक्सपर्ट भी या डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं, ठीक है। वृक्षारोपण आवश्यक है स्वच्छ वायु के लिए, मिट्टी का कटाव रोकने के लिए, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि के लिए और उपयुक्त सभी के लिए। तो सीधा सीधा देखिए ऑप्शन वो स्वतः कह रहा भैया कि ये सभी के सभी जो ऑप्शन है वो आपके राइट हो जाएंगे। सब्जियों को धोना चाहिए छीलने से पहले, छीलने के बाद, काटने के बाद और प्रत्येक बार। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगा, सब्जियों को कब धोना चाहिए बताइए, छीलने से पहले, ठीक है ना। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तीसरा जो होगा आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इसका। देखिए प्रोटीन का स्रोत क्या है, प्रोटीन का स्रोत क्या है, दाल, अंडा, मछली, ये सभी। तो देखिए डिस्टेंस जो होता है प्रोटीन मुख्य रूप से दाल से ही मिलता है, अंडे से ही मिलता है और प्रोटीन मछली से ही मिलता है। तो ये सभी जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध जल होता है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन या फिर ये सभी। तो शुद्ध जल जो होता है वो रंगहीन भी होता है, गंधहीन भी होता है और स्वादहीन भी होता है। तो ये सभी जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने कहा था कि प्रश्न एक आएगा 2 किलोग्राम में कितने ग्राम है। देखिए फिर वही चीज़ आ गया, मिलीग्राम देने, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। तो यहाँ फिर पूछा गया है आप सभी लोगों से कि 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम। तो 2000 ग्राम जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू फर्नीचर को क्या होना चाहिए बताइए, घरेलू फर्नीचर को क्या होना चाहिए, अत्यधिक सजावटी के रूप में होना चाहिए। जो यहाँ प्रश्न है आप लोग का, अत्यधिक सजावटी होना चाहिए, नक्काशीदार होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए या फिर सस्ता होना चाहिए। सीधा सीधा देखिए वर्ड खुद कह रहा है ये उपयोगी होना चाहिए, ठीक है ना। इंपॉइंट रहेगा आप लोगों का, ये इंपॉइंट बहुत प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपॉइंट है। 12वें प्रश्न की हम लोग बढ़ते देखिए, हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है, हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है। देखिए बताया गया कि पानी और भोजन यानी जल और भोजन से वो फैलता है, देखिए वो बताया गया आपको। अब देखिए यहाँ पूछा है हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है, टिटैनी, विब्रियो कॉलरी, टाइफी, वैसिलरी। तो देखिए दोस्तों हैजा जो जीवाणु, हैजा के लिए जो मुख्य रूप से जीवाणु जिम्मेदार होता है उसका नाम है विब्रियो कॉलरी। देखिए हैजा वाहक का जीवाणु जो होता है, यानी हैजा वाहक का जो जीवाणु है, वाहक जो जीवाणु का नाम है वो क्या हो जाएगा आप लोगों का, जीवाणु का नाम। तो वो सीधे सीधे हो जाएगा आप लोग का विब्रियो कॉलरी,
विब्रियो कॉलेरी जो होगा वो क्या होगा, हैजावाहक जीवाणु, हैजावाहक जीवाणु का नाम है विब्रियो कॉलेरी। क्या नाम है, विब्रियो कॉलेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं, कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं ना, कितनी जोड़ी पसलियों की संख्या पूछ रहा है यहाँ पर। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का। तो यहाँ पर होता है 12 जोड़ी। कितने जोड़ी, 12 जोड़ी। और 12 का मतलब 12 जोड़ी हो गया और 24 होगा। ये पसलियों की संख्या टोटल कितने, 24 हो जाएगा और 12 जोड़ी होगा आपका। ठीक है, ये भी रहेगा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस चेक के बाएं कोने पर 2 समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं, ये हम लोग का प्रश्न क्या कौन है, 9 है। किस चेक के बाएं कोने पर 2 समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं, वाहक चेक, क्रॉस चेक, यात्री चेक, उपहार चेक। तो यहाँ पर देखिए वाहक चेक जो होगा इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला। आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये सेशन। और ऐसे ही बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला यदि आप पाना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाइए, धड़ाधड़ जो है अपने कमेंट्स को डालिए और डिसेंस अपनी स्टडी जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराई से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो प्रिय विद्यार्थियों इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।